Hello class. So today we are going to start our chapter equality on equality. Okay. इस chapter में हमारे objectives क्या रहेंगे कि हमें क्या समझ आ जाए फाइनली। इस चैप्टर को कंप्लीट करने पे हम समझ पाएंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है ये समझ पाएंगे। फिर हम समझेंगे कि अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटीज जो इस देश में है वो कौन सी हैं। जैसे कि कहीं धर्म के नाम पे इनइक्वालिटी है, कहीं पे पैसे के नाम पे इनइक्वालिटी, तो ये सारी टाइप की इनइक्वालिटीज हम समझेंगे। फिर ये तो हम इंडिया में देखते हैं, लेकिन क्या दूसरी कंट्रीज में भी इनइक्वालिटी होती है वो भी हम देखेंगे। फिर इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, इक्वालिटी को लाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। व्हाट इज़ देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इक्वालिटी, है ना। तो ये चीज़ हम देखेंगे। फिर हम समझेंगे कि एक डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस है इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है। जो भी इस देश का अडल्ट है, जो भी अडल्ट है, चाहे उसका कुछ भी कास्ट हो, कुछ भी रिलीजन हो, कुछ भी उसका धर्म, कुछ भी, ठीक है, या वो काला हो, गोरा हो, आदमी हो, औरत हो, कुछ भी हो, तो उस अगर वो 18 साल से ऊपर है तो उसके पास हक है कि वो वोट कर सकता है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है कि उसके पास हक है कि वो वोट कर सकता है। कोई उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि तुम तो औरत हो तो तुम वोट नहीं दे सकती, नहीं, वो 18 साल से ऊपर है तो वो वोट दे सकती है। ये इसका मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट इज़ एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जिसे बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। कैसे? अगर डेमोक्रेसी में हर कोई, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, है ना, रूल बाय पीपल, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। तो लोग जब इक्वल होंगे तभी तो चुनेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कुछ लोगों को हम बोल दे कि तुम सरकार चुन लो और कुछ लोग बेचारे ऐसे ही रहे, नहीं ना। तो वो तो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। तो डेमोक्रेसी में सबसे पहला ही मुद्दा आता है, वो आता है इक्वालिटी का, कि इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर कोई डेमोक्रेसी है तो दैट मीन्स वहाँ पे सब कोई इक्वल है, वहाँ पे हर कोई इक्वल है, राइट। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम देखते हैं काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कैसी कैसी टाइप की इनइक्वालिटी हमें हमारे देश में देखने को मिलती है। सबसे पहले तो पॉवर्टी, पैसे के ऊपर बेस्ड इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि ये एक जगह पर तो आपको देखने को मिल रहा है कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, ये सारी चीज़ें खड़ी हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहे हैं स्लम्स हैं। कितने बुरे तरीके से ऐसे छोटे छोटे घर हैं, मतलब कैसे झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, है ना। तो इन झोपड़ियों में, इन स्लम एरियो में लोग रह रहे हैं, प्रॉपर घर भी नहीं है, टेंट गाड़ के वो लोग रह रहे हैं। तो एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो एक टाइप की इनइक्वालिटी हो गई। फिर दूसरा फैक्टर है कास्ट। कास्ट की इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ऊपर अपर कास्ट मतलब जो हाई क्लास के लोग होते हैं, हाई कास्ट के लोग होते हैं, वो लोअर कास्ट जो दलित होते हैं उनको बुरा ट्रीट करते हैं, बुरी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको बुरे वे में ट्रीट करते हैं, है ना। जैसे कि एक स्टोरी है जिसमें कि झूठन नाम की एक बुक है, उसमें बताया गया है राइटर द्वारा कि कैसे जब वो स्कूल जाते थे तो उनको स्कूल में सबसे अलग बिठाया जाता था क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। कैसे उन्हें स्कूल साफ करने के लिए बोला जाता था, जबकि दूसरे बच्चों को वो दूसरे बच्चे पढ़ाई करते थे और उनको स्कूल साफ करने के लिए बोला जाता था, कि उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। मतलब तो ये कास्ट के ऊपर बेस्ड इनइक्वालिटी है। दूसरी इनइक्वालिटी जो आगे हमें देखने मिलती है वो बेस्ड है रिलीजन के ऊपर, जो बेस्ड इनइक्वालिटी होती है। क्रीड और रिलीजन इज द थर्ड मेजर बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। कोई लोग किसी को मानते हैं, कोई दूसरे धर्म को मानता है, कोई किसी और धर्म को मानता है, हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को मानने की वजह से क्या हो जाता है,
कि हम डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हिंदू में क्या होता है, हिंदू लोग मुस्लिम्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, ऐसे ही क्या होगा, मुस्लिम लोग हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये इनइक्वालिटी है, कास्ट के ऊपर रिलीजन के ऊपर बेस्ड इनइक्वालिटी है। अब हम एक एक कास्ट को समझते हुए चलते हैं कि क्या होती है। द ग्रुप ऑफ पीपल हु परफॉर्म रिचुअल वर कॉल्ड ब्राह्मण। जो ये रिचुअल परफॉर्म किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, जो ये यज्ञ वगैरह किया करते थे, उनको हम बोलते हैं ब्राह्मण या फिर प्रीस्ट्स, है ना। ब्राह्मण बेसिकली अडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ वेदा रिलेटेड टू द टेक्स्ट ऑफ श्रुति एंड स्मृति विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म। जो ब्राह्मण है वो बेसिकली वेदास को फॉलो करते हैं और उन्हीं की जो चीज़ें हैं उन्हीं को वो प्रीच करते हैं कि भैया ये होता है हिंदुइज्म में, वो होता है हिंदुइज्म में, ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है। फिर एक मिनट, फिर देखते हैं क्षत्रिय कौन होते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय राजा होते हैं, ये जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं उसको क्षत्रिय बोलते हैं। ट्रेडिशनली क्षत्रिय कॉन्स्टिट्यूटेड द रूलिंग क्लास या द मिलिट्री एलाइट। ये मतलब ये रूलिंग, जो ब्राह्मण हो गए वो तो पूजा पाठ करवाने वाले हो गए, पढ़ाई लिखाई करवाने वाले हो गए, ठीक है। और क्षत्रिय कौन हुए, क्षत्रिय वो हुए जो राजा बनने लायक होते थे, ठीक है, तो उसको क्षत्रिय बोलते थे, ठीक है। फिर तीसरी कास्ट कौन सी हो गई, तीसरी अपनी हो गई वैश्य। वैश्य जो होते हैं विश्व एंड जना, तो ये विश्व मतलब विश्व, जना मतलब कॉमन लोग होते हैं, इन्हें बोलते हैं विश से डिराइव्ड है ये, इसका मतलब होता है कॉमन लोग, क्योंकि नॉर्मल लोग जो है। हिंदू रिलीजन टेक्स्ट असाइंड विश्यास टू ट्रेडिशनल रोल इन एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड दे बिकम लैंड ओनर एंड मनी लैंडर एक्सेट्रा। मतलब जो वैश्यास होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है गाय भैंसे चराना और एग्रीकल्चर करना, मतलब काम करना, बेसिक काम करना। लैंड ओनर बन गए वो लोग, ट्रेड करने लगे, पैसा कमाने लगे, मर्चेंट बन गए, तो वो वैश्यास हुए, ठीक है। फिर रह गए लास्ट में, कास्ट में कौन आती है, वो आती है शूद्र। शूद्र जो पोजीशन है वो लास्ट पोजीशन है। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट टेक्स्ट द शूद्रा परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सर्विंग द अदर 3 वर्णास। जो 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है उनके ये सर्वेंट है। मतलब बेसिकली हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग जो शूद्राज है वो ये जो 3 कास्ट हैं इसके सर्वेंट बनने के लायक है बस, और कुछ करने के लायक नहीं है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अनदर फैक्टर ऑफ इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री। आर बीइंग अ पैट्रियार्क सोसाइटी मेल चाइल्ड इज प्रेफर्ड ओवर फीमेल। हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब जिस सोसाइटी में आदमी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, औरत को नहीं दी जाती, तो हमारी सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जेंडर के ऊपर भी इनइक्वालिटी होती है। औरतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, आदमियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है ना। जो प्रॉपर्टी होती है वो भी औरतों के पास नहीं जाती है, आदमियों के पास जाती है ना। अब inequality on the basis of the creed is visible in denial of accommodation to people from minority on some excuse or other। जो मैं रिलीजन की inequality के बारे में बात कर रही थी कि जैसे इनइक्वालिटी होती है रिलीजन के नाम पे, तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी दिल्ली में घर ढूंढ रहे थे लेकिन उनको कोई घर मिल नहीं पा रहा। उनको घर क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो भी लैंडलॉर्ड हैं वो हिंदू हैं और वो लोग अपना घर एक मुस्लिम को देने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। जैसे ही वो उनका नाम सुनते हैं, कास्ट सुनते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं हम आपको ये नहीं दे सकते। कोई भी एक्सक्यूज़ बना के कि नॉन वेज को हम बिल्डिंग में अलाउड नहीं कर रहे या कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी एक्सक्यूज़ दे के ऐसे ही लोगों को, जो ये दूसरे धर्म के लोग हैं उनको अपनी बिल्डिंग में रहने नहीं देते। तो ये एक एग्जांपल था कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, जबकि देखो इनके साथ टोटल हुआ क्या था, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी घर ढूंढ रहे हैं दिल्ली में, लेकिन उनको घर मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है या कुछ, या वो रेंट एकोमोडेट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। जब वो घर देखने जाते हैं तो जो लैंड ओनर है वो उनसे जब पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो वो बताते हैं कि हमारा नाम ये है, मिस्टर मिसेस अंसारी। तो उससे पता चल जाता है कि वो मुस्लिम है ना।
तो जो लैंड ओनर है वो हिंदू है, तो वो कह देती है कि हम ना जो नॉन वेजिटेरियन है हम उसको घर नहीं देते, ठीक है, हम इस बिल्डिंग में नॉन वेजिटेरियन को अलाउड नहीं करते, जबकि उसका पड़ोसी फिश पका रहा होता है, जबकि उसी लेडी का पड़ोसी फिश पका रहा है। तो मतलब वो झूठे मूठे एक्सक्यूज कुछ भी दे रही है जस्ट कि उन्होंने उनको मुस्लिम को नहीं रखना है। तो ये इनइक्वालिटी है, ये इस देश में इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। तो फिर जो प्रॉपर्टी डीलर है वो बोलता है मिस्टर मिसेस अंसारी को कि भाई आप अपना ना नाम चेंज कर लो और झूठ मूठ में ऐसे बोल दो कि हम मिस्टर एंड मिसेस कुमार हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो हम आगे देखेंगे, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जेंडर इज ऑल्सो अ फैक्टर इन द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो जेंडर है मतलब आपका, आप मेल हो या फीमेल हो, ये भी इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। मतलब अगर आप औरत हो तो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। जो लड़के होते हैं समाज में उनको ज़्यादा अच्छा स्थान मिलता है और लड़कियों को उतनी अच्छी जगह नहीं मिलती है। मेल प्रेफर किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि घरों में लड़के जब पैदा होते हैं तो वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, लड़कियां पैदा होते हैं तो उसको मतलब शोक मनाया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अ पर्सन डिग्निटी इज वायलेटेड व्हेन ही और शी इज ट्रीटेड अनइक्वली। कोई जब मतलब डिग्निटी का मतलब होता है किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट। एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है जब उसको ऐसे अनइक्वल ट्रीट करेंगे। मान लीजिए आप अपनी क्लास में हो और आपके साथ आपको कोई बोल रहा है कि तुम बेंच पे नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम्हारा सरनेम ये है या तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तो आपको बुरा लगेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी, है ना। तो वो होती है डिग्निटी। वो जब आपको कोई अनइक्वल ट्रीट करता है तो वो हर्ट हो जाती है। In a democratic society, the dignity of every individual is very important. Each individual deserves respect regardless of his or her background. जो इंडिविजुअल है उसको रिस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए, रिगार्डलेस कि उसका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। रिस्पेक्ट तो हर बेसिक इंसान को मिलनी ही चाहिए, ठीक है। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि इक्वालिटी के लिए क्या किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट एवरी पर्सन इन द कंट्री इज इक्वल इन प्रिंसिपल बट इन रियलिटी फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि देश में हर कोई इक्वल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बोलता है, लेकिन क्या हम मानते हैं कि सब इक्वल हैं? नहीं, हम मानते नहीं हैं। जैसे कि अभी नॉर्मली भी आप देखोगे कि आप बिहेव करते हो, लड़कों के साथ भी गलत अलग से बिहेव करते हो, लड़कियों के साथ अलग बिहेव करते हो। ये तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल कॉन्क्रीट लेवल पे। दूसरा, आप किसी और धर्म के इंसान को देखते हो तब तो आप और अजीब ही बिहेव करने लग जाते हो कि अच्छा ये इस धर्म का है, मतलब, है ना। तो गलत चीज़ें हैं ये। Every individual, whether male or female, from all tribe, caste, religion, educational and economic background, are recognized as equal. कोई भी किसी भी रिलीजन का हो, आदमी हो, औरत हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, उसको इक्वल ट्रीट करना ही चाहिए क्योंकि वो इंसान है, बेसिकली वो इंसान है ना। तो उसको इक्वल ट्रीट करना ही चाहिए। अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी काइंड, इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, इंडियन सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किए कर सकता कि उनको बोले कि तुम्हारी कास्ट ये है तो तुम इस पब्लिक प्लेस पे नहीं आ सकते, तुम इस पार्क में नहीं आ सकते, तुम इस टेम्पल में नहीं जा सकते। ये चीज़ें अलाउड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। Two ways through which the government implement the equality guaranteed in the constitution are law and the government program or scheme to help the disadvantaged community. जो वेज हैं जिसके द्वारा इक्वालिटी को इंश्योर किया जाता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के है
कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि करके दिखाओ कौन इनइक्वालिटी करेगा, जो इनइक्वालिटी प्रीच करेगा उसको जेल में डालेंगे, है ना। तो एक तो ये हो गया है, ठीक है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, ठीक है, रूल बना दिया। दूसरा, गवर्नमेंट की स्कीम से, गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स बनाती है जिससे इक्वालिटी आए। जैसे कि गवर्नमेंट अगर गरीबों को कुछ पैसा देती है, गवर्नमेंट अगर गरीबों के भले के लिए कुछ काम करती है, तो उससे क्या होगा, अमीर और गरीब के बीच में इनइक्वालिटी कम होगी। अगर सरकार ऐसी स्कीम बनाती है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब लड़कियों के लिए कोई स्कीम बना रही है, तो उससे क्या होगा, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, लड़कों को प्रेफरेंस देने वाली है कुछ, तो वो कम होगी, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें होंगी। लॉ प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली while government schemes are intended to improve the life of community and individual who have been mistreated over the time। गवर्नमेंट स्कीम हेल्प करती है इनइक्वालिटी को कम करने में। कैसे, जो डिसएडवांटेज लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट करके कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ऐसी स्कीम्स बना के, जैसे कि एक स्कीम है मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम से क्या हो रहा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, सारे बच्चे ज़मीन पे एक साथ बैठे हैं। तो इसमें हर कास्ट के बच्चे बैठे होंगे, हर बैकग्राउंड के बच्चे, अमीर गरीब हर तरह के बच्चे होंगे। और जो मतलब कास्ट है, कास्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं बैठे, सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं, है ना। और जो खाना बना रहा है वो भी हो सकता है लोअर कास्ट का हो, तो उसके हाथ का बना खाना खा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से अनटचेबिलिटी या ऐसी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही हैं। जब सब लोग इक्वल एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक जैसा खाना खा रहे हैं, एक जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो ये अच्छा कर रही है ना। तो हम लोगों के बीच में इनइक्वालिटी को ख़त्म कर रही है। Changing of the mindset and attitude of people is the key to eradicate inequality and discrimination। लोगों का mindset change करना ही, उस mindset change करने से ही inequality ख़त्म होगी देश में। तो यही माना जा रहा है कि जब तक आप mindset change नहीं, ये जो schemes हैं ये mindset change करने के लिए ही तो होती हैं कि हाँ नहीं, आपको सबको इकट्ठा बैठ के ही खाना पड़ेगा, स्कूल में खाना पड़ेगा। और भी इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हुई हैं, जैसे कि औरतों को अपना काम छोड़ के, जो वो खेतों वगैरह में काम किया करती थी, वो छोड़ के घर पे बच्चों को खिलाने के लिए आना पड़ता था, तो अब उनको नहीं आना पड़ता क्योंकि अब स्कूल खाना प्रोवाइड करवा देता है ना। तो ऐसी काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई है। जो गरीब माँ बाप है, जो पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, अब वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं क्योंकि उन्हें कम से कम ये है कि बच्चे स्कूल में जाके खाना तो खा लेंगे, है ना। तो ऐसे काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये इश्यू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी और चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी हम अगली वीडियो में करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।